ससुराल में गोद भराई, दूधो नाव फूलो फलो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना ये आशीर्वाद, जब हमें कोई ऐसी दुआ करता है कि हमारा परिवार भी फूले फले। लेकिन इस आशीर्वाद के साथ एक तरह की उम्मीद और दबाव भी होता है कि हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है, समाज के हिसाब से खुद को उनकी नजर में सही साबित करना है। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आज जिस कश्मकश से ऋतिका और विशाल गुजर रहे हैं, शायद उससे कई लोग गुजरे होंगे। अरे तुम दोनों की शादी को 7 साल हो गए, अब यार कितना इंतजार करवाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पोते पोती का मुंह देखने से पहले ही ऊपर चली जाऊं। माँ, अब हर सुबह यही टॉपिक लेकर क्यों बैठ जाती हैं? क्योंकि इस टॉपिक को अब मैं और नहीं टाल सकती। कितने साल हो गए तुम दोनों को कहते कहते कि बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, लेकिन अब नहीं। बस अब तुम दोनों ने बहुत अपनी चला ली। माँ प्लीज, हम घर आकर बात करते हैं। ऋतिका और मुझे देरी हो रही है ऑफिस जाने में। हाँ, बस यही ऑफिस। जब से शादी हुई है तुम दोनों की अपना करियर, ऑफिस, पैसा कमाना यही चल रहा है। अरे पैसा कमा भी किस लिए रहे हो? कोई खाने वाला तो है नहीं पीछे। माँ जी, हम दोनों भी इस बारे में सोच रहे हैं। हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है। ये तुम दोनों ने अच्छा बहाना बना लिया है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें बच्चा चाहिए ही नहीं, तभी तो इतने सालों से बस बहाने बना रहे हो। माँ, अब बस बहुत हो गया, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज पहली बार नहीं था जो कावेरी इतने कड़वे लफ्ज बोल रही थी। शादी के 2 साल बाद ही कावेरी को विशाल और ऋतिका के बच्चे को देखने की इच्छा थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए कावेरी की ये इच्छा पूरी नहीं हुई और आज वो गुस्से और कड़वे शब्दों में बदल गई। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लेना ऋतिका, तुम्हें पता है ना वो गुस्से में कुछ भी कह देती है। पर उनकी बात गलत भी तो नहीं है, हम दोनों उनकी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अरे लेकिन तुम भी जानती हो कि हम दोनों कोशिश तो कर ही रहे हैं। हम दोनों ने कभी बच्चा ना करने में देरी नहीं की, लेकिन अब बच्चा नहीं हो पा रहा है तो इसमें माँ का इतना हमें नहीं सुनना चाहिए। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया है। हम कोशिश कर रहे हैं ना ऋतिका, शाम को भी हमारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, हम उनसे किसी दूसरे तरीके के बारे में भी बात करेंगे, तुम चिंता मत करो। विशाल और कृतिका दोनों 30 से ऊपर हो चुके थे और दोनों का डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था। आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से उनका शरीर काफी कमजोर था, जिससे आज तक बच्चे की खुशी उन्हें कभी मिल नहीं पाई थी। लेकिन इस समाज में रहकर हर किसी को ये समझा पाना शायद बहुत मुश्किल है। कल तो ऑफिस गार्डन में बड़ा सा प्रोग्राम रखा गया है ना? हाँ, बस उसी की प्लानिंग करके आ रहा हूँ। सारी तैयारी हो गई है। कल सारे ऑफिस वाले अपने बच्चों के साथ यहाँ पार्टी करने वाले हैं। कितना अच्छा लगेगा ना, कितने सारे बच्चे आएंगे यहाँ। हाँ, ऑफिस की रौनक ही अलग होगी। हेलो जी सर, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? वो विक्रम सर हमें अपने कैबिन में बुला रहे हैं। चलो चलते हैं, कल की तैयारी के बारे में पूछ रहे होंगे। विशाल और ऋतिका ने ऑफिस पार्टी के लिए जितनी तैयारियां की थी, उन्हें क्या पता था उनके बॉस उन्हें कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो उनके मन को काफी दुख देगा। अरे आओ आओ तुम दोनों, कल की सारी तैयारियां हो गई? अरे सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमने सारी तैयारियां कर दी है, सब कुछ बंदोबस्त हो गया है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कल की जितनी तैयारियां हुई है वो सब तुम नीरज और राधिका को समझा देना एक बार। लेकिन सर, हम कह रहे हैं ना सब कुछ हो गया है, हमने सब कुछ अच्छे से किया है। हाँ, मैं तुम दोनों पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो क्या है ना, ऑफिस में सब लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों के बच्चे नहीं है, तुम दोनों को ख्याल नहीं होगा कि बच्चों के लिए क्या क्या जरूरी है, इसलिए किसी ऐसे को तैयारी करनी चाहिए जिन्हें पता हो कि बच्चों को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तुम दोनों समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो, दोनों बुरा मत मानना, लेकिन ऑफिस वाले अपने बच्चों के लिए बस सोच रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम दोनों ने भी अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन बच्चे को पालना अलग बात होती है ना, इसलिए बस। जी सर, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं। जी सर। अगर तुम दोनों चाहो तो कल का दिन छुट्टी भी ले सकते हो। वैसे भी तुम दोनों के तो बच्चे हैं नहीं, तो तुम दोनों का यहाँ कुछ काम भी नहीं है, कल का दिन आराम कर लो दोनों। जी, बच्चा ना होना समाज में एक ऐसी बात बन जाती है जिसे लोग एक रोग की तरह लेने लगते हैं। हर मोड़ पर लोग आपको जज करते हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाता कि आपको भी उतनी ही तकलीफ हो रही है, शायद बहुत बहुत ज्यादा। ये लो, आ गए दोनों। नमस्ते रंजना आंटी, कैसी हैं आप? आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे वो सब बाद में करना, पहले तुम दोनों यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। क्या हुआ,
कोई बात है क्या आंटी? मैं यहाँ तुम दोनों से बड़ी ही जरूरी बात करने आई हूँ। हम लोग कुछ दिन पहले राजस्थान गए थे। वहाँ एक पीर बाबा से मिले, बड़े ही चमत्कारी हैं। उनके यहाँ मन्नत मांगने से बड़े बड़े लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भी वहाँ होकर आओ, क्या पता रितिका का बांझपन ठीक हो जाए। आंटी, रितिका बांझ नहीं है। हमने हमारी रिपोर्ट्स निकलवाई है, उसमें रितिका के शरीर में कोई भी गलती नहीं है। ये तो बस हमारी उम्र कुछ ज्यादा है और आजकल की लाइफस्टाइल को लेकर ये सब प्रॉब्लम हो रही है। आप रितिका पर ये इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? अरे हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस कह रहे हैं एक बात यूं ही। माँ, आप कब समझेंगी कि बच्चा ना होना हमेशा औरत की गलती नहीं होती? हो सकता है कहीं मुझ में भी दिक्कत हो, लेकिन आप अपने बेटे के बारे में क्यों कुछ कहने लगी? अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते विशाल। हम बड़ों से कुछ नहीं कह सकते, चाहे उनकी बात हमें दुख पहुंचा रही हो, लेकिन बड़े हमसे कुछ भी कह सकते हैं। अरे ऐसा तो क्या मांग लिया मैंने या कह दिया कि तुम दोनों मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? अरे रंजना आंटी बस इतना सा कह रही है कि राजस्थान में एक पीर बाबा है, तो वहां होकर आने में दिक्कत क्या है? माँ जी, ऐसी बातों पर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है। देखो, ये दोनों ना मेरी कोई भी बात नहीं समझते, कुछ भी कहो मानने को तैयार ही नहीं होते। हमारे कहने का मतलब ये है माँ कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। बेटा, मेरी बहू ने तुम दोनों से बाद में शादी की है, आज उसके 2 बच्चे हैं। हम भी हर साल उन्हीं बाबा के पास जाते हैं। तुम्हारी माँ को तो मन में दुख होता होगा बाकी सबके पोता पोती देखकर। अरे तुम दोनों उसका दिल क्यों दुखा रहे हो? हम भी उतने ही दुखी हैं। पता नहीं ये बात कोई क्यों नहीं समझना चाहता। घर हो या समाज, माता पिता ना बन पाने की वजह से विशाल और रितिका काफी कुछ सुन भी रहे थे और झेल भी रहे थे। रितिका की सास तो उन्हें नहीं समझ रही थी, लेकिन रितिका की खुद की माँ भी उस पर ही दबाव डाल रही थी। माँ, आप भी मुझे ही कह रही हैं? शादी को 8 साल हो जाए और बेटी के घर में कोई औलाद न हो तो इसमें भी माँ को ही सुनना पड़ता है। तुझे पहले ही बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। ये ऑफिस और करियर तो बाद में भी बन जाते। आज तेरे ससुराल वाले, हमारे रिश्तेदार सब हमें ही कह रहे हैं ना कि आपकी बेटी को सोचना चाहिए था। माँ, ऐसा नहीं है कि विशाल और मुझे बच्चा नहीं चाहिए। हम भी उतनी ही कोशिश कर रहे हैं जितनी आप लोग चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो अभी तक तेरी गोद भर चुकी होती। अभी तेरी उम्र भी 35 साल हो गई है। तेरी उम्र में तू और तेरा भाई 12वीं की परीक्षा दे चुके थे। माँ, देख रितिका, मैंने आज तक तेरे किसी भी फैसले में दखल नहीं दिया है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बेटा, हमें भी समाज में जवाब देना है कि तुम दोनों बच्चा क्यों नहीं चाहते हो। और सब लोग तो यही कहेंगे बेटी को करियर की पड़ी है, इसलिए बच्चे के बारे में वो सोचना ही नहीं चाहती। तेरी सास को मैं क्या जवाब दूं, जरा सोच दो। देख, ये इस शहर के बड़े डॉक्टर का नंबर है। इनके पास जो भी गया है आज तक उन्हें खुशखबरी ही मिली है। मैंने इनसे अपॉइंटमेंट ले ली है। तुम और विशाल आज शाम को ही इनके पास जाना। मुझे और कोई बहाना नहीं चाहिए। किस किस को समझाए कि हम कोई बहाना नहीं कर रहे हैं। हमें भी बच्चे की उतनी ही इच्छा है जितनी इन सब की, लेकिन क्या फायदा, ये लोग हमारी बात कभी समझ ही नहीं सकते। क्या कहा मैंने, सुन भी रही है कि नहीं? बहन जी, हो गई बात आपकी बेटी से? हाँ, मैंने समझा दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो हमें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। जिस खुशखबरी के लिए सब लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, किसे पता था इस शाम के बाद उनके सारे सपने चकनाचूर होने वाले थे। आप प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिए ना डॉक्टर, कुछ तो होगा ऐसा जिससे ये पॉसिबल हो। मैंने सब तरह के रिपोर्ट्स और तरीके देख लिए हैं, लेकिन आप दोनों की उम्र और सेहत को देखते हुए आप दोनों को बच्चा होना पॉसिबल नहीं है। प्लीज डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा। हम पैसे खर्च करने को भी तैयार है। अगर पैसे से सब कुछ हो पाता तो मैं आप दोनों को कभी निराश नहीं होने देता, लेकिन आई एम सॉरी, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ। हमारे अस्पताल का ही एक अनाथ आश्रम है जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के आने की राह देख रहे हैं। आपको बच्चे की जरूरत है, उन्हें प्यार की। क्यों ना आप दोनों उन्हें अपना मानकर अपना प्यार उन पर लुटा दे। आपका मतलब है हम बच्चा गोद ले लें? देखिए, बच्चे को पालने से ही बच्चा आपका होता है। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। फिर भी मैं आपको बस सलाह दे सकता हूँ। आगे क्या करना है ये तो आपका खुद का फैसला होगा। हर उम्मीद टूटने के बाद विशाल और रितिका को एक आस दिख रही थी, लेकिन उन्हें ये भी डर था क्या उनके घर वाले, समाज उन्हें इस सच के साथ अपनाएगा। लेकिन माँ जी, माँ, और जब हम तकलीफ से गुजर रहे थे तो ये सब हमें ताने ही मार रहे थे रितिका। और हम कुछ भी कर ले, हम इन्हें कभी ये नहीं समझा सकते कि हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है इनकी बातें सुनने के बाद।
लेकिन अपना बच्चा ना होकर हम किसी के बच्चे को कैसे गोद ले सकते हैं? ये तुम्हें सही लग रहा है? और का बच्चा नहीं, क्योंकि उन बच्चों का इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर हम उनमें से किसी एक भी बच्चे को अपना लेते हैं तो हम दोनों माता पिता बन सकते हैं और उस बच्चे को प्यार और एक अच्छा भविष्य मिल सकता है। रितिका, मन तो मेरा भी बहुत है, कोई मुझे भी माँ कहने वाला हो। हाँ, तो बस मैंने फैसला कर लिया है कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। विशाल और रितिका ने जब ये फैसला लिया तब उन्होंने कावेरी को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन आज जब वो अपनी छोटी सी गुड़िया को घर ले आए तब कावेरी तिलमिला उठी। तुम दोनों ने किससे पूछकर ये फैसला लिया है? हमें तो लगा था आप खुश हो जाएंगी, खुशी से नाचने लगेंगी, क्योंकि अब कोई तो है जो आपको दादी कहने आ गया। तुमने अपना बच्चा करने के बजाय बच्चा गोद ले लिया। देखो माँ, अब हमारी गुड़िया है, हम 6 दिन बाद इसका नामकरण रखने वाले हैं, जहां सबको पता चलेगा कि ये हमारी बेटी है। इसलिए आज से किसी और की बच्ची कहना बंद कर दो। मुझे तो पहले से ही पता था तुम दोनों बच्चा चाहते ही नहीं हो। तुम दोनों आलसी हो, तुम दोनों को सब कुछ रेडीमेड चाहिए था, इसीलिए तो खुद का बच्चा करने के बजाय। मैंने कहा ना, ये हमारी बेटी है और मैं आपको कुछ और नहीं समझाना चाहता हूँ। आज से ये हमारी बेटी है और हम दोनों उसके माता पिता हैं और आपको भी इसे अपनाना ही होगा। जब बच्चा नहीं हो रहा था तब भी समाज और लोग रितिका और विशाल को ताने मार रहे थे, और अब जब उन्होंने अपनी खुशी ढूंढ ली थी तब भी लोग उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। आज माँ का फोन आया था, वो भी बहुत नाराज लग रही थी। कह रही थी रिश्तेदार क्या कहेंगे। जब बच्चा नहीं हो रहा था तब भी रिश्तेदार कुछ न कुछ तो कह ही रहे थे, अब भी कुछ कहेंगे, कहने दो। हमारी बेटी हमारी खुशी है, जिसे जो कहना है उसे कहने दो। लेकिन हम यहाँ कैसे रह सकते हैं ऐसे माहौल में? हम कहीं दूसरे शहर चले जाते हैं विशाल। इससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वहां दूसरे शहर में लोग नहीं होंगे, ऑफिस वाले नहीं होंगे, तुम्हारी माँ मेरी माँ हमारे घर नहीं आएंगे या हमें फोन नहीं करेंगे। रितिका, हमने कोई पाप नहीं किया है जो हम लोगों से भागे, और हम कहीं भी चले जाए लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सबसे भागते रहें। तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं है क्या? नहीं, मुझे हमारी बेटी से बहुत प्यार है, और तुम सही कह रहे हो। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। हम अपनी बेटी का नामकरण बड़े ही धूमधाम से करेंगे, और मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, खुशी, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशी लेकर आई है। ये हुई ना बात। विशाल और रितिका की जिंदगी में 8 सालों के बाद खुशी आई थी। वो दोनों बड़े ही खुश थे। विशाल ने लोगों से भागने की बजाय उनका सामना करना सही समझा, क्योंकि ये बात तो सही थी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ सालों बाद, दादी देखिए, आज मैंने स्कूल में अवार्ड जीता है। अरे वाह मेरी गुड़िया, देखा रंजना कितनी होशियार है मेरी खुशी, बिल्कुल मुझ पर गई है, हर काम में आगे रहती है, पता है। खुशी, पापा और मैं बाहर जा रहे हैं, आप चल रहे हो हमारे साथ? नहीं, तुम दोनों जाओ, खुशी को मेरे पास छोड़ दो। हम दोनों दादी पोती खेलेंगे भी और बातें भी करेंगे। कावेरी का कहाँ मन लगने वाला है खुशी के बिना अब। और नहीं तो क्या, मेरी जान है मेरी पोती। मैंने कहा था ना, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो कुछ तो कहते ही रहते हैं। अरे जिसे जो कहना है कहने दो। तुम्हारी गोद भर गई ना ससुराल में, बस ये समझो कि तुम्हारी ससुराल में गोद भराई हो गई है। दिल्ली के चावड़ी बाजार में चौबे जी की पुश्तैनी दुकान थी। परचून की दुकान चलाते हुए चौबे जी ने पुरानी दिल्ली में सिर्फ रुपए ही नहीं बल्कि इज्जत भी खूब कमाई थी। चलिए अब आपको चौबे जी के परिवार से मिलवा देते हैं। चौबे जी के 2 सुपुत्र हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रशांत, जिसकी शादी कुसुम से हुई है। प्रशांत और कुसुम का एक नटखट सा बेटा भी है जिसका नाम है नितिन। चौबे जी का छोटा बेटा निशांत वैसे तो MBA है, लेकिन फिलहाल उसका कोई निश्चित पता ठिकाना नहीं है क्योंकि पिता के व्यापार में उसका मन नहीं लगता और नौकरी उससे होती नहीं। प्रशांत और निशांत के अलावा चौबे जी की एक बिटिया भी है जिसका नाम है जया। छोटे, आज तो तेरा 10 बजे से इंटरव्यू था ना, तू निकला नहीं अभी तक? अरे भैया पहुंच जाऊंगा ना, 10 बजे से इंटरव्यू है, 12 से पहले वहाँ कुछ शुरू नहीं होने वाला। आप तो आराम से अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाते हो। ये नौकरी के लिए इंटरव्यू का स्ट्रगल आपको समझ में नहीं आएगा भैया। इंटरव्यू के लिए 2-2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है
अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, और फिर उसके बाद भी जब नंबर आता है तो कभी वैकेंसी फील हो चुकी होती है, तो कभी इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट करके घर भेज देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, ये सब ना सेटिंग है, सेटिंग। इन लोगों की तो नौकरी देने की नीयत ही नहीं होती। वो सब ठीक है छोटे, लेकिन तुझे कम से कम इंटरव्यू के लिए तो समय से पहुंचना चाहिए। तेरा काम है ईमानदारी से इंटरव्यू देना। सिलेक्शन होना ना होना तो बात की बात होती है। तू तो इंटरव्यू दिए बिना ही हार मानकर बैठ गया। ऐसे कैसे चलेगा बता? अरे भैया, आप क्यों चिंता करते हो? इन छोटी मोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू देना ना देना एक ही बराबर है। अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो भी गया ना मैं ज्वाइन करने वालों में से नहीं हूँ। अरे क्यों ज्वाइन क्यों नहीं करेगा? तुझे क्या सारी जिंदगी ऐसे आवारा बनकर ही घूमना है? वो बात नहीं है भैया, अब समझती नहीं हो। अरे भाई, निशांत नाम है मेरा, निशांत चौबे। चावड़ी बाजार वाले चौबे जी का लाडला बेटा हूँ मैं। पुरानी दिल्ली में इज्जत है कुछ पापा की। अगर मैं ऐसी छोटी मोटी नौकरी करूंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी पापा की? अच्छा, और ऐसे आवारा की तरह घूमने से पापा का बड़ा नाम रोशन हो रहा है ना? अब तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं भैया। अरे अब जाइए ना, आपका दुकान पर जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे जैसे ही कोई मेरी पसंद की नौकरी मिलेगी मैं फटाफट ज्वाइन कर लूंगा। पता नहीं कब इस लड़के को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। इससे समझ में क्यों नहीं आता कि अब इसकी ऐसी आवारागर्दी करने की उम्र नहीं रही। अरे इसके साथ के लड़कों की शादी हो रही है, उसमें से कुछ तो बाप भी बन गए, और ये साहबजादे अभी तक बचपने से ही नहीं उभर पा रहे। कोई बात नहीं, ठोकर लगती है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? मैं भी देखता हूँ आखिर कब तक ये ऐसे ही काम से बचकर घूमेगा। अरे निशांत, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो बोल रहा था आज तेरा इंटरव्यू है, तू गया नहीं इंटरव्यू देने? क्या यार, जिसे देखो मेरे इंटरव्यू के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देश की जीडीपी अकेले मेरे कंधों पर ही है। मैंने नौकरी नहीं की तो पूरा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाएगा। अरे भाई, देश तो संकट में नहीं आएगा, पर तेरा भविष्य जरूर खतरे में आ सकता है। अरे यार, पापा के लेक्चर के बाद भैया का लेक्चर सुनो, और अब यार दोस्त भी मुझे ही लेक्चर सुनाएंगे क्या? कुछ और ही बात कर लो यार, पक गया हूं मैं नौकरी नौकरी सुनकर। अच्छा चल, अब तुझे ना एक नई बात बताता हूँ। अपना दोस्त ना शेखर, उसकी शादी पक्की हो गई है। अब तो तू बस कोट पैंट सिला ले, अगले महीने भाई की बारात में जमकर नाचना है तुझे। चलो भाई, शेखर भी अपनी पार्टी में आ गया। अब तो बस तू ही एक बचा है जिसकी शादी नहीं हुई। अरे यार, जैसे इसके ढंग है ना, आने वाले 5-10 साल तो इसकी शादी होने से रही। हाँ, अभी इसकी शादी होगी नहीं, फिर शादी करने लायक बचेगा नहीं। इतना कहकर उसके दोस्त ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अच्छा, ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मेरी शादी नहीं होगी? हैं? तुम लोगों का कहने का मतलब क्या है? और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, शेखर से कई गुना अच्छी पर्सनालिटी है मेरी। अगर उस शेखर को लड़की मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? तेरी पर्सनालिटी अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ जिम जाकर बॉडी बनाने से शादी नहीं हुआ करती। मेरे भाई, लड़की को तेरी शक्ल एक बार को पसंद आ भी जाए लेकिन तू पसंद नहीं आ सकता। दोस्तों की बात सुनकर निशांत गुस्से में अपने घर लौट आता है। लगता है अब इन लोगों को दिखाना ही होगा कि निशांत क्या चीज है। निशांत चौबे नाम है मेरा। अगर मैं चाहूं तो आज मेरे घर के बाहर लड़कियों की लाइन लग जाए, लाइन। अरे किस सोच में गुम हो देवर जी? भाभी, क्या मुझ में कोई कमी है? अरे ऐसा किसने कह दिया आपसे? मेरा देवर तो लाखों में एक है। ऐसा क्यों सोचते हो आप? मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि मुझसे कभी कोई लड़की शादी नहीं करेगी। हाँ तो ठीक ही तो कहते हैं तुम्हारे दोस्त। तुम्हारे जैसे लड़के से कोई भी लड़की शादी क्यों करने लगी भला? गलती दोस्तों में नहीं, अपने अंदर ढूंढोगे तो सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। अरे ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? और ऐसी कौन सी कमी है मेरे हैंडसम देवर जी में कि कोई भी लड़की इनसे शादी करने के लिए मना कर दे? आप चिंता मत करो देवर जी, आपके लिए बढ़िया सी देवरानी ढूंढ कर मैं लाऊंगी। दिखा देंगे आपके दोस्तों को कि आपके लिए कोई आम लड़की नहीं बल्कि शहजादी आने वाली है। बस भाभी बस, अब मुझे भी ना अपने दोस्तों को यही प्रूव करके दिखाना है कि मुझे उनसे भी बेहतर लड़की मिल सकती है।
सुना माँ जी, निशांत भैया शादी के लिए मान गए हैं। अब छोटी बहू को लाने की तैयारी करिए आप। बहुत जल्द हमारे घर में शहनाई बजने वाली है। अरे बेटा, मैं तो कब से इसके पीछे पड़ी थी कि समय से शादी कर ले, लेकिन ये तो शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं भरता था। अब ऐसा क्या हो गया कि शादी के लिए झटपट तैयार हो गया? अरे माँ जी, हर काम का ना एक सही समय होता है। आप बस ये समझ लीजिए कि भैया की शादी का समय अब आया है। अब ना ज्यादा सवाल जवाब में समय मत वेस्ट कीजिए। आप तो बस अब अच्छी सी लड़की ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। वैसे 2-3 लड़कियां हैं मेरे दिमाग में, पहले मैं उनसे बात चलाती हूँ। निशांत की शादी के लिए हाँ बोलने के बाद कुसुम उसके लिए लड़कियां तलाश करने लगती है। माँ जी, एक खुशखबरी देनी है आपको। अरे ऐसी भी क्या खुशखबरी है, मुझे भी तो पता चले। माँ जी, मेरी वो कनॉट प्लेस वाली सहेली है ना, उसकी ननद से मैंने निशांत भैया की बात चलाई थी। अरे पापा जी का नाम सुनते ही वो लोग झटपट यहाँ आने को तैयार हो गए। अब आप देखना, भगवान ने चाहा तो कल ही भैया का रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगले दिन, अरे आइए आइए, हमारा घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आप लोगों को? नहीं नहीं बेटा, आपका घर ढूंढने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे भाई, चौबे जी का इतना नाम है पुरानी दिल्ली में, किसी से भी पूछ लीजिए। चावड़ी बाजार वाले चौबे जी के घर जाना है, वही लोग घर तक छोड़ कर गए हैं। इतना नाम है भाई साहब आपका यहाँ। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है भाई साहब, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही कहा जी आपने। ऐसे आपका बेटा नजर नहीं आ रहा, बुलाइए आपके सुपुत्र को, हमें भी मिलने का सौभाग्य दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप लोग थोड़ा चाय पानी लीजिए, मैं अभी निशांत को बुलवाता हूँ। चौबे जी के यहाँ हो रही मेहमान नवाजी से दुबे जी बहुत प्रभावित थे। चाय का प्याला अभी उठाया ही था कि सामने से चौबे जी का छोटा बेटा नजर आता है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ हमारे पास आकर बैठो। भाई साहब, लड़का तो आपका लाखों में एक है भाई। वाह 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 वाह, क्या पर्सनालिटी है। आपको सच बताए तो हम अपनी रुचि के लिए आपके निशान जैसा ही कोई लड़का ढूंढ रहे थे। बिटिया तो आपकी भी बहुत सुंदर है भाई साहब, लाखों में एक है रुचि बिटिया। देखिए, हम बड़ों को तो सब पसंद आ गया है, बस एक बार बच्चे भी आपस में बैठकर अपने मन की बात कर ले तो सही रहेगा। अगर बच्चों को रिश्ता मंजूर हो तो हमें भी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बाबूजी। मैं इन दोनों को ऊपर छत तक ले जाती हूँ, ये लोग अकेले में कुछ बातें भी कर लेंगे और एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद भी बता देंगे। बड़ों के कहने पर रुचि और निशांत छत पर जाकर अकेले में बातें करने लगते हैं। मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और फिलहाल एक स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ। आप क्या करते हैं? फिलहाल तो जॉब ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब के ऑफर्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरी पसंद की नौकरी अभी तक मुझे नहीं मिल पाई। और वैसे भी घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं कि मैं कोई भी उटपटांग नौकरी हड़बड़ी में ज्वाइन कर लूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी पसंद की जॉब मिलने पर ही मैं कहीं पर काम करूँगा। तो आप कोई भी जॉब नहीं करते? आपके पापा बड़े भैया आपको काम करने के लिए प्रेशर नहीं डालते? अरे नहीं नहीं, बाबूजी की तरफ से मुझ पर कोई दबाव नहीं है, और बड़े भैया भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि मुझे चावड़ी बाजार वाली दुकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने मुझे पढ़ने, करियर चूज करने की पूरी आज़ादी दे रखी है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। तो लाइफ में आगे क्या करना है आपको, कुछ सोचा है आपने? अभी तो कुछ खास ऐसा सोचा नहीं है, देखते हैं। आप 28 साल के हो और आप ये कह रहे हो कि आज तक आपने कोई काम ही नहीं किया। अरे आपके पापा की इतनी बड़ी दुकान है, वहां पर तो बैठते ही होंगे ना आप? नो नो नो, एक्चुअली मैंने बताया ना, मुझे ये गल्ले पर बैठकर हल्दी नमक बेचने का कोई शौक नहीं है, और कोई ज़रूरी तो नहीं है अगर पापा की दुकान है तो मैं भी दुकान ही करूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपके पापा की दुकान है तो आप भी दुकान ही करें, लेकिन कुछ तो सोचा ही होगा ना आपने कि अगर आप पापा की दुकान पर नहीं बैठेंगे तो लाइफ में करेंगे क्या। और चलिए मान लेते हैं कि आपकी और मेरी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद हमारा खर्चा आप कैसे चलाएंगी? मेरी सैलरी से? और मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की आपके जैसे बेरोजगार आदमी से शादी क्यों करेगी, ये भी बता दीजिए। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, तुम्हें आईना दिखा रही हूँ
कि शादी करने का ख्वाब तभी पालना चाहिए जब तुम परिवार की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। अरे तुम तो खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और चले शादी करने। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। थैंक्स फॉर योर टाइम। रुचि ने निशांत को शादी के लिए सामने से ही मना कर दिया। रुचि के ना सुनने के बाद उसके माता पिता भी उठकर वहां से चले गए। अरे लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रुचि रिश्ता तोड़कर चली गई? कितना अच्छा रिश्ता था, लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, फैमिली भी अच्छी थी, फिर ऐसा क्या हो गया? अरे भाभी, अच्छा ही हुआ कि उस लड़की से मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ। उसने शादी से पहले ही अपना रंग दिखा दिए। पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या होता। अरे बाबा, बहुत तेज तर्रार लड़की है वो, आपको पता भी नहीं उसने क्या कहा। अरे मुझे भी तो पता चले आखिर ऐसा क्या कह कर गई है वो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं उसकी माँ को। अरे माँ मेरी कमाई के पीछे पड़ गई थी, बार बार पूछ रही थी करते क्या हो, कमाते कितना हो, पापा की दुकान में क्यों नहीं बैठते। अरे जिस लड़की को शादी से पहले ही पैसे की इतनी हाय हाय है, शादी के बाद वो पता नहीं क्या करती। वो तो यही चाह रही थी कि शादी से पहले मैं उसे प्रॉपर्टी के कागज भी दिखा दूं कि घर में कितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तभी वो मुझसे शादी करेगी। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि वो इसलिए रिश्ता तोड़ कर गई है क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते। लड़की को दोष देने से पहले अपने गिरेबान में झांको। मैं तुम्हें कितने दिनों से समझा रहा हूँ कि कुछ काम धंधा कर लो। अब तुम्हारी ये आवारागर्दी करने की उम्र नहीं रही। अगर चाहते हो कि तुम्हारी सही उम्र में शादी हो जाए तो अभी भी समय है। या तो कोई नौकरी करो या फिर हमारे साथ चलकर दुकान पर बैठो। नहीं, इसका दुकान में क्या काम है? ये तो हमेशा से ही दुकान का और हमारा मजाक उड़ाता आया है। अरे भाई, इसका जन्म तो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ है भाई। इसकी दुकान में कोई जगह ही नहीं है। इससे कहो कि अपने लिए कोई हाई फाई काम ढूंढ ले और उसके बाद ही हम इसके लिए किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अब तो मैं घर पर बुलाकर किसी से अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। कोई भी लड़की बेरोजगार लड़के से शादी क्यों करेगी? अरे आप सब इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? देवर जी आप सही कह रहे हैं, वो रुचि आपके लायक ही नहीं थी। मैं आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। और आप लोग किसी पराई लड़की की बात सुनकर देवर जी के ऊपर चढ़ बैठे। अरे ऐसी ही कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे क्या? वो कोई ढंग की नौकरी मिलेगी तभी तो करेंगे ना। आप लोग क्यों इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं? रात को कमरे में कुसुम, तुम गलत बातों में निशांत का सपोर्ट करना बंद कर दो। तुम्हारी शय के कारण ये कोई काम धंधा नहीं करता। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि इसको जेब खर्च देना बंद कर दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्यार की आड़ में तुम उसे निकम्मा और निठल्ला बना रही हो। आप लोग भी ना पीछे ही पड़ जाते हो। अब छोड़िए ना। रुचि के मना करने के बाद कुसुम अपने देवर के लिए किसी और लड़की की तलाश में लग गई थी। लेकिन जब से रुचि और उसके घर वाले रिश्ता तोड़कर गए थे, पूरी बिरादरी में ये बात आग की तरफ फैल गई थी कि चावड़ी बाजार वाले चौबे जी का बेटा एक नंबर का निकम्मा और कामचोर है, जो ना तो दुकान पर बैठना चाहता है और ना ही नौकरी करना चाहता है, जिसके कारण अब कोई भी लड़की वाला रिश्ता लेकर उनके घर आना ही नहीं चाहता था। 6 महीने के बाद। भाभी 6 महीने हो गए, रुचि के बाद तो कोई रिश्ता आया ही नहीं। आपकी नज़र में कोई लड़की है क्या? नहीं ना भैया, बाबूजी का नाम सुनकर रिश्ते तो कई आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्हें ये बात पता लगी जाती है कि आप कोई काम नहीं करते। बस वहीं से बात बिगड़ जाती है। अब देखो ना, छोटी बड़ी जैसी भी मिले एक नौकरी देख लो ना। मैं भी आपको यही कहना चाहता था भाभी कि अब मेरे लाख चाहने पर भी मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही। मैंने नौकरी को कभी इज्जत ही नहीं की। न जाने कितनी नौकरियां 2-4 दिन काम करने के बाद छोड़ दी। तब मैंने काम की इज्जत नहीं की। अब इसी कारण मुझे कहीं पर इज्जत नहीं मिल रही है। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है भाभी। अरे तो आप अपने भैया और बाबूजी के साथ दुकान पर क्यों नहीं चले जाते? किस मुंह से दुकान पर वापस जाऊं भाभी? मैंने तो हमेशा भैया और बाबूजी का दुकान को लेकर मजाक ही उड़ाया है। बाबूजी तो कभी मुझे बाहर भेजकर पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि दुकान में मेरा जो भी हिस्सा है उसके बदले आप मुझे MBA करा दो। मेरी जिद के कारण बाबूजी ने मुझे महंगे कॉलेज में हॉस्टल से पढ़ाया, लेकिन मैंने इतना पैसा लगाने के बाद भी कभी नौकरी करने में मन ही नहीं लगाया। एक के बाद एक नौकरी छोड़ता गया मैं। निशांत की बात सुनकर बड़ा भाई प्रशांत वहां आता है। चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। भैया क्या दिखाना चाहते हैं आप? प्रशांत हाथ पकड़कर निशांत को गाड़ी में बिठा लेता है। कुछ देर बाद गाड़ी चावड़ी बाजार की दुकान नंबर 57 के सामने रुक जाती है। ये चेयर देख रहा है छोटे, जानता है ये किसकी है? ये भी कोई बोलने की बात है भैया? मुझे अच्छी तरह याद है ये चेयर बाबूजी की है। बहुत अच्छा, मेरे साथ चल।
ये बता, ये चेयर किसकी है? ये सब क्यों पूछ रहे भैया आप मुझसे? ये आपकी चेयर है भाई, सालों से आप इसी चेयर पर बैठकर तो सारा काम संभाल रहे हो। अच्छा, अब इधर आ। ये दूसरी मंजिल पर जो चेयर रखी है वो किसकी है? ये मैं नहीं जानता भैया, ये चेयर किसकी है? देख छोटे, जब बाबूजी ने मुझे संभालने के लिए दुकान दी ना, तब ये एक छोटी सी पुरानी सी दुकान थी। मैंने धीरे धीरे दुकान को बड़ा किया और इसे एक स्टोर, मेगा स्टोर में बदल दिया। इस स्टोर को बनाने के बाद मैंने इसमें सिर्फ बाबूजी और अपने लिए चेयर नहीं लगवाई थी, बल्कि तेरे लिए भी चेयर रखवाई थी, जो बरसों से तेरे इंतज़ार में खाली पड़ी हुई है। अब समय आ गया है छोटे, अपनी कुर्सी संभाल ले। लेकिन भैया, मैं तो पहले ही कह चुका था, मुझे दुकान से कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। ये दुकान बाबूजी की अमानत है। इसमें बाबूजी के दोनों बच्चों का बराबर बराबर अधिकार है। मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये सब बातें अपने मन से निकाल दे और भगवान का नाम लेकर कल से एक नई शुरुआत कर। बड़े भाई की बात सुनकर निशांत ने उन्हें गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद, अरे बेटा, वो रुचि की माँ का फिर से फोन आया था। उन्हें पता चला कि तुम अपनी खानदानी दुकान पर बैठने लगे हो, तो उन्होंने फिर से तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया है। तो क्या लगता है आप लोगों को, निशांत और रुचि की शादी होगी या फिर निशांत इस रिश्ते के लिए इनकार कर देगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा कहानी का अगला भाग, यानी कि एपिसोड नंबर 2। सुबह आराम से अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए गौतम अपने फ्लैट की ओर जा रहा था कि तभी ऊपर कहीं से पानी आकर उसके मिठाई के डिब्बे पर गिरता है। अरे अरे, किसने डाला? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहा है? मेरी पूरी मिठाई खराब कर दी जिसने भी ये किया है। आज मेरे हाथ से वो नहीं बचेगा। और जैसे ही गौतम ऊपर देखता है, शर्मा जी के मुंह से कुल्ले का पानी आकर इस बार गौतम के चेहरे पर गिर जाता है। शर्मा अंकल! ये कहानी शुरू होती है लखनपुर के गांव से, जहां शर्मा जी का परिवार रहता था। शर्मा जी के परिवार में 2 राम जैसे बेटे, सीता जैसी बहुएं और कृष्ण जैसे पोते थे। अपनी धोती को एक हाथ से पकड़े हुए दूसरे हाथ से शर्मा जी अपने आंगन में दातून कर रहे थे कि तभी अपने कंधे पर हल उठाए राम अपने घर आता है। मीरा जी, जरा रोटी तो लगा दीजिए, हम बाहर बैठे हुए हैं आंगन में। अपना सर ढके हाथ में खाने की प्लेट लेकर मीरा आंगन में आती है। देवर जी नहीं आए? कल रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था, ऐसे कैसे चलेगा? लाडला है भाभी का लखन, कैसे नहीं आएगा? वो तो मुझसे पहले आने को उतावला था, पर मैंने सोचा पहले मैं खा लेता हूँ। मैं जैसे ही जाऊँगा उसे भेज दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। भगवान करे तुम सब में इसी तरह प्यार बरकरार रहे। और इसी तरह प्यार और स्नेह से शर्मा जी का परिवार चल रहा था। शाम के वक्त जब दोनों भाई खेत से लौट रहे थे, तब वो देखते हैं कि गांव के एक लड़के रोहन को सभी माला पहना रहे हैं और फिर अचानक सभी उसे कंधे पर उठाकर गांव में घुमाने लगते हैं। ये देखकर लखन भीड़ में से एक शख्स से पूछता है, अरे मंगू, ये सब क्या हो रहा है? सबने रोहन को कंधे पर क्यों उठा रखा है? अरे भाई, रोहन मुंबई गया था MBA करने, तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी विदेश में नौकरी भी लग गई। उसी खुशी में सब उसे माला पहना रहे हैं। बड़े शान की बात है कि नहीं? अब तो रोहन विदेशी हो गया भाई, विदेशी। अरे वाह, रोहन विदेश जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। फिर तो आज जश्न होगा। कुछ ही दिनों में मैं भी एक पार्टी देने वाला हूँ सभी को। रोहन क्या, मेरा छोटा भाई भी विदेश जा रहा है। उसकी ना दुबई में नौकरी लग गई है। आजकल तो भाई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। गांव में कहाँ हो पा रही है वैसी पढ़ाई। मेरे तो बच्चे हैं नहीं, पर जैसे ही मेरे बच्चे होंगे मैं तो उनका दाखिला शहर में ही करवाऊंगा। अच्छा, अब चलता हूँ। ये सब सुनने के बाद राम और लखन के दिमाग में यही बातें घूमने लगती है। रात को जब लखन बैठा हुआ था तो वो देखता है कि चिंटू इंग्लिश में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वाह वाह, व्हाट टू डू लिखा है बेटा? सर ने स्कूल में बताया नहीं था क्या? क्या पापा, हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती कहाँ? वो तो मैं खुद से ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन टीचरों का भी क्या करें, बस सरकारी नौकरी मिल गई है तो आराम से जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और सैलरी लेकर घर चले जाते हैं। बच्चों के भविष्य का तो मजाक बनाकर रखा है इन्होंने। तेरे दिमाग में भी क्या वही बात चल रही है लखन, जो मेरे दिमाग में चल रही है? हाँ भैया, कम से कम हमने अच्छी पढ़ाई तो की है।
वो अलग बात है कि हमने खेती को ही अपना प्रोफेशन बना दिया, और वो ज़माना भी अलग था। आज तो लोग चांद पर जा रहे हैं। अपने बच्चों के साथ हम गलत करेंगे अगर हमने उन्हें अच्छी पढ़ाई का स्रोत नहीं दिया तो। ठीक है, फिर रात को खाने पर इसी की चर्चा करते हैं पिताजी से, देखते हैं वो क्या कहते हैं। रात को खाने के वक्त राम और लखन इस बात को सभी के सामने रखते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं पिताजी, मैं उन्हें शहर भेजना चाहता हूँ, पर वो अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि उन्हें अकेले शहर भेज दिया जाए, और अगर हम उनके साथ चले गए तो आप लोगों का क्या होगा। इसलिए मेरी एक राय है कि क्यों ना हम गांव के इस घर को और हमारी ज़मीन को बेचकर शहर ही शिफ्ट हो जाए। पर बेटा, मैं और तेरे पिताजी तो बुजुर्ग हैं, हम क्या करेंगे शहर जाकर। बच्चों के भविष्य की बात है, तुम दोनों चले जाओ अपनी बीवियों के साथ। अगर शहर जाएगी तो तीनों पीढ़ी साथ ही जाएगी। वहाँ मैं और भैया किसी ऑफिस में काम ढूंढ लेंगे और बच्चों का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवा देंगे। बात में तो दम है तुम दोनों के। अगर ऐसा है तो एक अच्छा सा सौदा ढूंढना शुरू करो। और राम को एक अच्छा सौदा मिल जाता है, एक ऐसी पार्टी जो उसे उसकी ज़मीन और घर के बदले में 70 लाख रुपए देने को तैयार थी। और यहाँ दूसरी तरफ लखन दिल्ली में 40 लाख रुपए का एक फ्लैट देख लेता है। इससे अच्छा सौदा तो मिल ही नहीं सकता। 30 लाख रुपए का फायदा हो रहा है सौदे में। मुझे तो लगता है कि हाँ करने में ही फायदा है। और शर्मा जी का परिवार अपने गांव के घर और ज़मीन को बेचकर पैसे उठाकर उससे दिल्ली में फ्लैट ले लेते हैं, और 1 हफ्ते बाद ही पूरा परिवार नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। हे राम, इतना छोटा सा घर, खिड़कियाँ तो खोलिए जी, मेरा तो घुसते ही दम घुट रहा है। और बताइए ये सीलिंग कितनी नीची है। अच्छा है हम लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं है, वरना मोहन भैया तो आते तो इस घर में ही फंस जाते। बिल्कुल सही कहा आपने कौशल्या जी। घर में जगह कम है, लोग ज़्यादा, तो छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं। ये अगल बगल वालों ने अपने घर के दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं? कोई मिलनसार नहीं है क्या यहाँ बेटा? ये शहर है मम्मी, यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने में ही रहता है। हमें भी खुद में ही रहना होगा। ज़्यादा किसी की बातों में इंटरफेयर किया तो बेकार में ये लोग लड़ने आ जाएंगे। अरे बाबा रे, बड़े बुजुर्गों से सुना था कि जो लोग शहर जाते हैं वो बदल ही जाते हैं, और आज देख भी लिया, जहाँ इतने मतलब से लोग रहेंगे वहाँ कोई सामाजिकता सीखेगा भी कैसे। खैर मुझे क्या, मैं तो यहाँ अपने पोतों के लिए आई हूँ। और अगली सुबह से ही राम और लखन दिल्ली की सड़कों पर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी इस ऑफिस तो कभी उस ऑफिस, लगातार चक्कर मारने के बाद कोई काम मिला क्या लखन? ये दिल्ली है भैया, अपना गांव नहीं, जो किसी को भटकते देखकर दूसरा आदमी उसे अपने खेत पर लगा ले। जिस भी ऑफिस जा रहा हूँ, या तो लोग एक्सपीरियंस मांगते या पूरा फ्रेशर हो, यंग एज का हो। हमारे पास ना तो बड़ी डिग्री है और ना ही हम फ्रेशर रह गए। कोई बात नहीं, इतना क्यों परेशान हो रहा है भाई, आज तो पहला ही दिन है, मिल जाएगा कोई ना कोई काम। यहाँ राम लखन काम ढूंढने में परेशान थे तो वहाँ मीरा और प्रिया अलग ही परेशान थे। चूल्हा कैसे जलेगा दीदी? यहाँ तो पेड़ ही नहीं है, हम लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? अरे तू फिक्र क्यों करती है, मुझे पता था नए शहर में ये दिक्कत तो आएगी, इसलिए मैं 2-4 दिनों के लिए लकड़ियों का जुगाड़ साथ में लेकर आई थी। मैं चूल्हे की तैयारी करती हूँ, तू बाकी चीज़ देख ले। मीरा चूल्हा तैयार करना शुरू करती है, पर चूल्हे में आग ही नहीं आ पाती, इसलिए वो दरवाजे से बाहर अपने चूल्हे को रखकर उसे हवा देती है ताकि चूल्हे में आग आ जाए। पर आप तो जानते ही हैं, शहर की बिल्डिंगों में फायर अलार्म लगा हुआ होता है। मीरा को चूल्हे को हवा देते 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बिल्डिंग का फायर अलार्म बज जाता है और पूरी बिल्डिंग के लोग यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। न जाने आग कहाँ लगी है, जल्दी से दमकल को फोन लगाओ। बिल्डिंग के सभी लोग बाहर कॉलोनी में जमा हो जाते हैं। लोगों की भीड़ देखकर कौशल्या बालकनी में आकर कहती है, अरे बहू देख तो, लगता है भूकंप आ गया है, सभी भाग भाग कर बाहर जमा हो गए। अरे आंटी जी, आप लोग ऊपर ही है, नीचे आ जाइए। आप ही के फ्लोर से धुआं सा आ रहा है, वहीं आग लगी है। तभी मीरा बालकनी में आकर कहती है, अरे वो धुआं तो मेरे चूल्हे से आ रहा था, मैंने चूल्हा जलाया है ना दीदी। क्या? और बिल्डिंग के सभी लोग अपना सर पकड़ लेते हैं। पूरी सोसाइटी मिलकर शर्मा फैमिली के खिलाफ सोसाइटी के सेक्रेटरी को कंप्लेंट लगा देते हैं। ऐसे लोगों को फ्लैट देना ही नहीं चाहिए, प्रॉब्लम तो पूरी सोसाइटी को होती है ना। आप लोगों में माफ़ कर दीजिए, मैं मीरा को समझा दूंगा,
उसे चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है ना, पर अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। और अगले ही दिन राम अपने घर पर एक स्टोव और सिलेंडर ले आता है। अगली सुबह, बताइए भाभी, क्या चीज़ ले आए भैया? अब इसे चालू कैसे करे, कैसे बनेगा खाना? जिस दिन से इस घर में आए हैं चूल्हा ही नहीं जलाया है। अपनी माँ और चाची को परेशान देखकर चिंटू किचन में आता है। अब नहीं रहेगी चूल्हे की कमी मम्मी। ये रहा लाइटर और यहाँ से टक किया और ये गैस चालू। अरे भाई, ये तो बड़ा आसान है, मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। चलो एक काम तो खत्म हुआ। यहाँ तो राम घर की बहुओं की प्रॉब्लम दूर कर देता है, पर वहाँ दूसरी प्रॉब्लम सभी का इंतजार कर रही थी। अरे लखन, नाश्ता वाश्ता बाद में कर लेना, ऑफिस आवर्स स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी करो, इंटरव्यू देने जाना है। जैसे ही राम लखन घर से बाहर निकलते हैं, शर्मा जी नहाने के लिए कोई खुली जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। 4 दीवारों का घेरा बना दिया और कहते हैं नहा लो। इतनी छोटी सी जगह में नहाने से तो दम ही घुट जाए। वैसे आते समय मैंने देखा था बाहर एक बगीचा है, वहीं जाकर स्नान कर लेता हूँ। और पास में शायद मंदिर भी है, महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। और शर्मा जी अपनी बाल्टी उठाए चल देते हैं सोसाइटी के पार्क में नहाने के लिए। आप मंदिर जाएंगे और मैं घर पर रहूंगी? नहीं 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 नहीं, चिंटू मोनू तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, हम मंदिर जा रहे हैं। इसी बहाने तुम दोनों भी आसपास के बच्चों से दोस्ती कर लेना। वहाँ सोसाइटी के पार्क में शर्मा जी नहाते हैं और इधर कौशल्या जी अपने दोनों पोतों और सोसाइटी के बच्चों के साथ महादेव की पूजा में लग जाती हैं। आप तो दादी कूल हो। कितना अच्छा ना चिंटू, तुम्हारे पास दादी है, हमारे पास नहीं है। मैं भी तो तुम्हारी दादी हूँ बेटा, तुम सबकी दादी। धीरे धीरे शर्मा परिवार शहर में एडजस्ट नहीं कर रहा था, शहर में अपना गांव बसा रहा था। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं और एक हफ्ते में ही शहर की भाग दौड़ की असलियत शर्मा परिवार की आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि राम और लखन को नौकरी मिल ही नहीं रही थी और पैसे ना आए तो खर्चे कैसे चले। आटा चावल भी कोई खरीदने की चीज़ है क्या? हमारे गांव में तो हर तीसरे खेत में आटा और चावल होता ही था, और यहाँ तो इन चीज़ों के भी पैसे लग रहे हैं। नीम का दातुन भी नहीं है बेटा यहाँ किसी के पास। जो भी बचे कुचे पैसे थे सारे के सारे निकल गए। अब सब कुछ कैसे होगा? हाँ पापा जी, ऊपर से कल नीचे सब मुझे कह रहे थे कि किचन में चिमनी लगाओ। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ, हर रोज़ नया खर्चा। पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। यहाँ एक तरफ शर्मा परिवार को पैसों की दिक्कत हो रही थी और दूसरी तरफ उनके रहन सहन से सोसाइटी वालों को दिक्कत हो रही थी। कौशल्या जी और शर्मा जी को तो खुले में सोने की आदत थी, इसलिए रोज की तरह सभी के सोने के बाद दोनों बिल्डिंग के छत पर जाकर चटाई लगाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह जब सेक्रेटरी टंकी में पानी चढ़ाने आता है तो इस बात का बवाल बना देता है। हद हो गई, इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया है। सोसाइटी में कोई प्राइवेसी रहेगी कि नहीं? लुंगी पहनकर जब देखो शर्मा जी छत पर आकर सो जाते हैं। हमारे घर में भी लड़कियां हैं भाई, उन्हें भी मॉर्निंग वॉक करना होता है, और अंकिता जी की तो योगा क्लासेस चलती हैं। सुबह सुबह आप दोनों आकर छत पर सो जाते हैं तो उनकी क्लासेस भी नहीं हो पा रही है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। जितना छत आप लोगों का है उतना ही हमारा भी है, और ऐसा ही है तो हर मेंबर के छत के हिस्से को बांट दीजिए। मेरे पेरेंट्स हमारे छत के हिस्से में सो जाएंगे। फिर भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप अपनी आंखें बंद करके छत पर जाएं। 2 दिन बाद सुबह सुबह गौतम मिठाई का डब्बा लिए अपने घर की ओर जा रहा था, तभी शर्मा जी हाथ में लोटा लिए ब्रश करने बालकनी में आते हैं। नदी ना सही, बालकनी ही सही। ब्रश करने के बाद जैसे ही शर्मा जी नीचे कुल्ला करते हैं, वो पानी सीधा जाकर नीचे से जा रहे गौतम के हाथ के मिठाई के डिब्बे पर गिरता है। अरे अरे, किसने पानी डाला? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहे हैं? मेरी पूरी मिठाई खराब कर दी। जिसने भी ये किया है आज वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। और जैसे ही गौतम ऊपर देखता है, शर्मा जी के मुंह से कुल्ले का पानी आकर इस बार गौतम के चेहरे पर गिर जाता है। शर्मा अंकल, अंकल आज तू नहीं बचेगा शर्मा। और बिल्डिंग में घमासान शुरू हो जाता है। सभी बिल्डिंग वाले शर्मा जी के दरवाजे पर आकर दरवाजा पीटने लगते हैं। अरे क्या हो गया? आप सब मेरे घर के बाहर जमावड़ा लगाए क्यों खड़े हैं? किसी को शौक नहीं है अंकल आपके घर पर आने का, पर आप लोगों की हरकत ही ऐसी है कि अब हमारी सोसाइटी वालों ने मिलकर ये तय किया है कि रेगुलेशन तोड़ने के कारण हम आपको सोसाइटी से निकालते हैं। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? हम लोग कहाँ जाएंगे?
गांव की संपत्ति तो हम बेच कर आए हैं। तो इस संपत्ति को बेचकर वापस गांव की संपत्ति ले लीजिए आंटी। आप लोगों के पास 15 दिन का समय है, घर तो आप लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। और एक ही पल में शर्मा जी के परिवार का सपना टूट जाता है। क्या सोच कर आए थे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, पर देखो ना ही अच्छी नौकरी हाथ लग रही है और ना ही यहाँ के लोग हमें रहने दे रहे। मेरा एक इंटरव्यू आज क्लियर हो गया था भैया। कल मुझे सेकंड राउंड के लिए बुलाया था, पर अब क्या फ़ायदा, अकेले नहीं रहूँगा मैं शहर में। प्रिया, तुम सामान बांधना शुरू करो। और शर्मा फैमिली वापस से सामान लपेटना शुरू कर देती है। 2 हफ्ते बाद सोसाइटी के सभी बच्चों का रिजल्ट होता है और सभी पेरेंट्स स्कूल पहुंचते हैं। आई मस्ट से रोनी, इतना चेंज मैंने तुम में एक्सपेक्ट नहीं किया था। काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप अपने बेटे पर मिस्टर गौतम, साफ साफ देखा जा सकता है। हिंदी बहुत साफ हो गई है रोनी की, ऊपर से इतना ज़्यादा इग्नोरेंट और बदतमीज़ लड़का अब सबसे हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट से बात करता है। रोनी, दादी माँ सिखाती है मुझे ये सब कुछ पापा। इनफैक्ट पिंकी भी बहुत ग्रो कर रही है। पिछली बार हिंदी में फेल हुई थी और इस बार सीधा 80 मार्क्स। और एक एक करके टीचर सोसाइटी के सभी बच्चों की तारीफ करना शुरू करती है। जो बच्चे कल बदमाशी में 1 नंबर थे, आज उनकी तारीफ हो रही थी। ये देखकर सोसाइटी के लोग समझ जाते हैं कि उनके बच्चों में बदलाव का कारण कोई और नहीं, शर्मा जी का परिवार है। स्कूल से निकलने के बाद रोनी अपने पापा से कहता है, हम लोग दादी माँ को जाने से रोक नहीं सकते क्या मम्मी? दादी ने हमें बहुत प्यार किया है। दादाजी हर रात हमें अच्छी अच्छी भगवान की कहानियाँ सुनाते हैं। प्रिया आंटी हमें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हैं। सभी पेरेंट्स वापस सोसाइटी पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि शर्मा जी के विंग के नीचे एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है और लखन एक एक कर सामान ट्रक में चढ़ा रहा है। ये होता देख सबसे पहले गौतम कहता है, गलती हो गई हम लोगों से। हम लोगों ने आपको बहुत गलत समझा। हमारे लिए नहीं तो इन बच्चों के लिए रुक जाइए शर्मा जी। हाँ अंकल, हमने आपकी कमियां देखी, खूबी नहीं। हमारे बच्चे बदल गए आपके कारण। हमें ज़रूरत है आप जैसे गार्डियन की। मेरे ऑफिस में मैं राम को जॉब भी दिलवा दूंगा। अब बताइए। हमारे कारण आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। हम भी आप लोगों के हिसाब से रहने की कोशिश करेंगे। अब से पार्क में नहाना बंद। पर मैं तो छत पर सोना नहीं छोड़ सकती। छत पर सोने का भी अलग ही स्वैग है, नहीं चिंटू? और कुछ इस तरह मीरा का गांव का ससुराल शहर आ ही जाता है। शहर में बस ही जाता है। चाणक्य के बड़े फूफा कह गए, रसोई में अन्नपूर्णा का वास हो या ना हो, लेकिन जिस घर में एक से ज्यादा बहुएं होती है ना, वहाँ कलेश का वास जरूर होता है। और जहाँ ईर्ष्या, द्वेष और कलह होगा, वहाँ किसी देवी का वास तो हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, मेरी बात आपको समझ में नहीं आई? तो चलिए आपको आज की कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। जानकी देवी की 2 संतान थी, बड़ा बेटा विनेश और छोटा बेटा विशेष। जानकी देवी भी जीवन भर इस खुशफहमी में जीती रही कि समय आने पर उनके घर 2 बहुएं आएंगी। वो घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहुओं को सौंपकर सुकून से अपनी जिंदगी बिताएंगी। लेकिन बेचारी जानकी देवी को ये कहाँ पता था कि जिस घर में 2 बहुएं होती है ना, वहाँ जिंदगी सुकून से तो बीत ही नहीं सकती। दोनों बेटों की शादी के कुछ समय बाद सम्मान और लिहाज गया भाड़ में। अब अगर मैं ऐसे ही चुप रहकर सब बर्दाश्त करती रहूंगी ना, तो इस घर में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है, तब से देख रही हूँ कि खाना बनाने के समय आपको न जाने क्यों सांप सूंघ जाता है कि रसोई के आसपास ही दिखाई देना बंद हो जाती है आप। मुझसे जुबान संभाल के बात करना। मैं इन फिजूल आरोपों को बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। और बोल तो ऐसे रही हो जैसे ये घर बस तुम्हारे ही कंधों पर चल रहा है। ठीक है, अगर तुम खाना बना रही हो तो घर के बाकी काम करने के लिए क्या यहाँ पर सासू माँ ने नौकरानी लगा रखी है? और बस 4 दिन में थक गई तुम खाना बनाकर? मुझे देखो, इतने सालों से मैंने अकेले पूरा घर संभाला है। तुम्हारी तरह जरा जरा से काम के लिए रोती ना तो चल चुका था घर। देखो भाभी, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाकर मुझे बरकरारने की कोशिश मत करना। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसे आप अपनी बेकार की दलीलों से कन्विंस कर लो। इसलिए शराफत से रसोई में खाना बनाने के लिए आ जाया करो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना,
आज से लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर बनाते समय आप मुझे रसोई में दिखाई नहीं दी ना भाभी, तो मैं भी हाथ पैर हिलाने वालों में से नहीं हूँ। अब से खाना तभी बनेगा जब आप भी रसोई में आकर खाना बनवाएंगी। देवरानी की खुली धमकी सुनकर जेठानी स्नेहा चुपचाप खाना बनाने के समय रसोई में आकर उसका हाथ बटाने लगती है। 3 दिन बाद। मानना पड़ेगा, एक नंबर की बेशर्म हो तुम। अरे मैं रसोई में आकर तुम्हारे साथ खाना क्या बनाने लगी, तुमने तो पूरा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया। दाल चावल बनाने के अलावा तुम और करती क्या हो, मुझे बताओगी जरा। मैंने दाल चावल बनाया तो रोटी सब्जी आप बना लो, और ऐसे एक एक काम गिनकर कौन करता है भाभी? हाँ दे आप भी ना। हाँ तो मैंने कब रुका है तुझे? तू अकेले ही सारा काम कर लिया करना, और फिर पूरे घर में कहती फिरा कर सब कुछ तूने किया है। मैं करूंगी तो मैं भी जताऊंगी ना। अरे बहू, ये क्या तू मैं लगा रखी है तुम दोनों ने। पिछले 1 महीने से देख रही हूँ, रोज काम को लेकर तुम दोनों की बहस होती रहती है। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है घर में जिसे करने में तुम दोनों थकी जा रही हो? भूलो मत, 30 साल अपने हाथों से बनाकर सबको खिलाया है मैंने। तुम्हारे जमाने में तो वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर है। अरे हमने तो भाई हाथ से कपड़े धोए, सिलबट्टे पर मसाला पीसा। इतना ही नहीं, प्रेशर कुकर भी नहीं थे तो पतीलियों में खाना बनाया। जिस खाने को तुम आज 1 घंटे में बना लेती हो, उसे बनाने में 3-3 घंटे लगा करते थे। लेकिन तुम्हारी तरह कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई नहीं लड़ी हमने कभी। मिलजुल कर रहे हैं देवरानी जेठानियों के साथ। कभी हमारी चूं की भी आवाज नहीं सुनी होगी किसी ने। ठीक कह रही है माँ जी आप। जब तक ईशानी यहाँ नहीं आई थी तो क्या कभी आपने मेरी आवाज सुनी थी? मैं इतने सालों से सबको बनाकर नहीं खिला रही थी। लेकिन जिस दिन से ये आई है, हर छोटी छोटी बात पर मुंह नोचने को तैयार रहती है। बड़ी बहू तू तो चुप ही रह, मैं सब सुनती रहती हूँ। तू भी कोई कम नहीं है। अरे इतने साल अकेले सब कुछ संभाल रही थी, अब तेरी देवरानी आ गई है मदद करने के लिए, तो तू चाह रही है कि सारा का सारा काम देवरानी ही करे। अरे वो छोटी है, अभी उसे 4 दिन हुए हैं काम संभालते। अरे जो काम तू कर सकती है वो तो कर ले बेटा। थोड़ा समझदारी से काम ले, ऐसे बात बात पर लड़ाई करने से थोड़ी ना घर चलते हैं। ठीक है माँ जी, जब आपने मुझे बुरा बना ही दिया है तो अब मैं बुरी ही सही, लेकिन अब मैं ईशानी के साथ एक रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनाने वाली। तो क्या तेरे कहने से तेरी रसोई अलग कर दूं? मैं बता रही हूँ, मैं रसोई अलग करने वालों में से नहीं हूँ। तुझे ही घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगी अगर आज के बाद इस घर में फूट डालने वाली बात की तो। अरे माँ जी, मैं घर में फूट नहीं पड़वा रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप हमारे काम का बंटवारा कर दीजिए। मैं ईशानी के साथ खाना नहीं बनाने वाली, इसके लिए कितना भी कर लो हमेशा कम ही होता है। चलो ठीक है, ये तो मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुम दोनों के काम का बंटवारा करके इस कलेश की जड़ को खत्म कर दूं। ऐसा है तो आज के बाद दोपहर का लंच छोटी बहू बनाएगी और रात का खाना बड़ी बहू स्नेहा बनाएगी। ठीक है, अब तो झगड़े की कोई वजह नहीं बची है ना? आपके कहने का मतलब है दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी तो दीदी अपने कमरे में आराम करेंगी? हाँ बहू, ये तूने बड़े पते की बात करी। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से पहले दुखी है तू। अरे नहीं, वो अपने कमरे में आराम नहीं करेगी। तू खाना बनाएगी तो जितने भी बर्तन निकलेंगे वो ये धोएगी। ऐसे ही जब शाम को ये खाना बनाएगी तो जो बर्तन निकलेंगे उसे तू धोएगी। बोल, मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे भी मम्मी कहती है घर में ज्यादा कलेश करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ, सारी ज्ञान की गंगा तो तुम्हारे घर से ही बहती है ना, तभी तो तूने यहाँ आने के बाद कलेश करना शुरू कर दिया। सास के बताए अनुसार अगले ही दिन से दोनों बहुएं अपना अपना काम करने लगती हैं। कुछ दिन काम करने के बाद, ये तो माँ जी ने बहुत ही गलत फैसला कर दिया। अरे मैं दोपहर के काम में 3-3 घंटे पीसती रहूं और भाभी पूरा दिन आराम करने के बाद आए और 40 मिनट में अपना काम निपटा कर खाली हो जाए। तब दोपहर में रसोई में पसीना बहाकर खाना मैं बनाऊं और दोपहर के समय सबको दाल चावल सब्जी रोटी सलाद अचार रायता पापड़ सब कुछ ही होता है। और रात के खाने में बनता ही क्या है, एक सब्जी और रोटी। ठीक है, अगर मैं 3 घंटे किचन में खड़े होकर खाना बनाऊंगी तो भाभी को भी कोई सस्ते में तो छोड़ूंगी नहीं। कल से इतने बर्तन का पहाड़ लगाऊंगी ना कि धोते धोते भाभी की कमर टेढ़ी हो जाएगी। तभी उन्हें समझ में आएगा कि दोपहर में रसोई में खड़े होने पर कैसा महसूस होता है। अगले ही दिन से देवरानी ईशानी दोपहर में खाना बनाते समय एक एक करके बर्तनों का ऊंचा सा पहाड़ इकट्ठा करती जाती है, जिसे धोने में जेठानी स्नेहा के पसीने छूट जाते हैं। अब क्योंकि दोपहर में देवरानी ने उससे ढेर सारे बर्तन धुलवाए,
तो शाम को स्नेहा ने भी बदला लेने की ठान ली। उसने भी वही काम किया, पर अपनी भड़ास निकालने के बाद भी स्नेहा के मन को संतोष नहीं हो रहा था। स्नेहा, ईशानी, तुम्हारे पतियों के दुकान पर जाने का समय हो रहा है और तुम दोनों अभी तक मुझे रसोई में क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? अरे भाई, कुछ चाय नाश्ता बनेगा आज या नहीं? माँ जी, मैं तो पहले ही दोपहर में 3-3 घंटे रसोई में खपती रहती हूँ। कम से कम सुबह का नाश्ता तो भाभी से बनवा ही सकते हैं ना, उनके पास काम ही कितना है। अरे ये क्या बात हुई? जब बराबर बराबर काम का बंटवारा हो गया है तो नाश्ते की जिम्मेदारी मुझ पर क्यों होगी? एक समय का खाना तुम बना रही हो, एक समय का मैं, तो नाश्ता अकेले मैं क्यों बनाऊं? नाश्ता बनाएगी मेरी जूती। ए भगवान, पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी में मैं तुम दोनों को ब्याह कर इस घर में लेकर आई थी। हर बात पर बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। जानवी, कहाँ हो तुम और कहाँ है तुम्हारी दोनों बहुएं? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक किसी ने एक कप चाय नहीं पूछी इस घर में। अब कुछ चाय नाश्ता मिलने वाला है या फिर मैं जाऊं? मेरा दुकान खोलने का समय हो रहा है। अरे आपको क्या बताऊं जी, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ दोनों बहुओं से। 2 बहुओं के होते हुए भी घर में समय से किसी को चाय नाश्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि इन दोनों के झगड़े खत्म नहीं होते। अरे ये कल की आई बहुएं तुमसे संभल नहीं रही। इन दोनों के बीच तुम काम का बंटवारा नहीं कर पा रही हो ताकि इनका झगड़ा खत्म हो और घर में सबको समय से खाना मिलने लगे। अरे भाई, मैं तंग आ गई हूँ आपकी बहुओं से। हाँ, नहीं संभलती मुझसे आपकी बहुएं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इन बहुओं को संभालना बहुत आसान काम है तो ठीक है, आप इनके काम का बंटवारा करके दिखा दीजिए। मैं भी तो देखूं कौन सी छड़ी घुमाएंगे आप। अरे इसमें कौन सी बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, आज शाम को दुकान से वापस आने के बाद मैं दोनों बहुओं में काम का बंटवारा कर दूंगा। शाम के समय। अरे बेटा, मैं तो तुम दोनों को बड़ा समझदार समझता था, लेकिन ये क्या, बच्चों की तरह रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर देती हो तुम। अच्छा छोटे बहू, तुम बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? बाबूजी, आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है? मैं दोपहर में लंच बनाती हूँ और भाभी रोजाना डिनर। अब ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना कि लंच में हमारे यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी सलाद रायता सब कुछ बनता है, और डिनर में सिर्फ एक सब्जी और रोटी, जिसमें कि आधे लोग तो रात के समय हल्का खाना ही खाते हैं। तो इस हिसाब से तो मैं ही किचन में पीस रही हूँ ना, और भाभी तो मजे की जिंदगी जी रही है। अब अगर मैंने ये कह दिया कि सुबह का नाश्ता भी भाभी ही बनाएंगी तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? देखो बड़ी बहू, बात तो छोटी बहू की ठीक ही है। अरे ये तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए ना कि जब वो दोपहर में अकेले सबका लंच बनाती है तो सुबह का नाश्ता तुम बना दिया करो। अरे भाई, थोड़ा बहुत ज्यादा कम काम कर लोगी तो घिस थोड़े ना जाओगी। वो भी कोई दुश्मन देश से नहीं आई है, तुम्हारी देवरानी है। थोड़ा मिलजुल कर प्यार से रहा करो। बाबूजी के आगे ज्यादा बोल पाने की बड़ी बहू की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए मन मारकर वो बाबूजी का फैसला मान लेती है। तो फिर ठीक है, अब ये तय रहा कि बड़ी बहू रात का खाना और सुबह का नाश्ता बनाएगी और छोटी बहू दोपहर का लंच। अब इस बात में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और हाँ, समय से खाना बना दिया करो तुम दोनों। तुम्हें पता है तुम्हारे झगड़ों की वजह से घर में सबको कितनी समस्या हो रही है। जी बाबूजी। जी बाबूजी। ससुर जी बड़े खुश थे, उन्हें लग रहा था उन्होंने बहुओं के बीच झगड़े का निपटारा कर दिया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कोई युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि अभी तो और भी जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी है। 2-3 दिन के बाद। माँ जी, मैं अकेले नाश्ता बनाने वाली नहीं हूँ, मैं साफ साफ बता रही हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। अरे वो दोपहर का लंच बनाकर ठाट से पूरा दिन बिस्तर तोड़ती है, और मैं सुबह का नाश्ता भी बनाऊं, रात का डिनर भी बनाऊं। और मैंने तो किसी को मना करके नहीं रखा कि भाई हल्का खाओ, सिर्फ 2 रोटी ही खाओ। अगर कोई 4 खाएगा तो मैं बनाने से मना थोड़ी ना कर दूंगी। अब इस तरह से रोटियां गिन गिन कर घर में काम का बंटवारा होगा क्या? देखो बेटा, अब तुम्हारे काम का बंटवारा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ससुर जी की है, इसलिए अपनी ये समस्या का गाना तो तुम अपने ससुर जी को ही सुना। मेरी समझ से तो तुम दोनों बिल्कुल बाहर हो चुकी हो। अच्छा बहू, तुम दोनों मेरे पास आओ। ससुर जगन्नाथ एक कागज और पेन लेकर सोफे पर बैठ जाते हैं और दोनों बहुओं को अपने पास बुला लेते हैं। अच्छा बड़ी बहू, तुम बताओ, तुम दिन में औसतन कितने घंटे रसोई में काम करती हो? वही तो मैं बताना चाह रही हूँ, रात का डिनर और सुबह का नाश्ता मिलाकर मैं कम से कम 5 घंटे रसोई में रहती हूँ। आप बताइए, कम होता है क्या 5 घंटे का काम? और हाँ, मेरे 5 घंटे छोटी के 10 घंटे के बराबर है, क्योंकि वो तो चींटी की चाल से काम निपटाती है ना। छोटी बहू, तुम कितने घंटे रसोई में काम करती हो?
जी कम से कम 3 घंटे तो मुझे लंच तैयार करने में लगते हैं। उसके बाद सुबह और शाम का खाना बनाने के बाद भी भाभी जो बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा करती है ना, उन्हें धोने में मेरा 2 घंटा चला जाता है। कुल मिलाकर मैं भी 5-5.5 घंटे रसोई में काम करती हूँ बाबूजी। अरे बेटा, तो इसमें तो झगड़े की वजह ही नहीं बचे। 5 घंटे तुम काम करती हो, 5 घंटे छोटी काम करती है। फिर इस काम को खुशी खुशी क्यों नहीं कर लेती? देखो बेटा, घर में काम तो उतना ही है, समझदारी तो इसी में है ना कि तुम दोनों खुशी खुशी मिलकर काम कर लो। ये रोज रोज का झगड़ा कोई अच्छा थोड़ी ना लगता है। नहीं बाबूजी, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। काम तो मेरे ऊपर ही ज्यादा हुआ ना। मैं दिन में 2 वक्त का खाना बना रही हूँ और छोटी सिर्फ 1 वक्त का। ये तुम दोनों को तो समझाना मेरे बस के बाहर है। तुम्हारे झगड़े का निपटारा मुझसे नहीं होगा। अरे छोटे, तू देख रहा है ना, सिर्फ रोटी सब्जी बर्तन के काम के निपटारे के लिए पूरा घर अपना जोर लगा रहा है, लेकिन किसी से ये समस्या सुलझ नहीं रही। अब तू देख मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। देखो, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है तुम दोनों की, और सोल्यूशन उससे भी ज्यादा सिंपल है। आप लोग एक काम करो, दिन के हिसाब से काम बांट लो। सोमवार को तुम खाना बनाओगी और मंगलवार को ईशानी। इसी तरह काम का बंटवारा कर लो। भूले मत भैया कि सप्ताह में 6 नहीं 7 दिन होते हैं। अरे तो ऐसा करो ना, संडे को आप दोनों ही खाना मत बनाओ। संडे को आप दोनों की छुट्टी, संडे को हम बाहर से मंगवा कर खा लिया करेंगे। दोनों भाइयों की बात सुनकर स्नेहा और ईशानी खुशी खुशी उनकी बात मानने को तैयार हो जाती हैं। अगले 1 सप्ताह तक घर में बिल्कुल शांति रहती है और दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी अपना काम करती रहती है। संडे के दिन आज तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। पूरा दिन आराम से टीवी पर अपनी पसंद का शो देखेंगे। ठीक कह रही हूँ भाभी, आज ना बिग बॉस के सारे एपिसोड मैं देख डालूंगी। दोनों देवरानी जेठानी अभी खुश हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बड़ा टाइम लगाते हो तुम लोग दरवाजा खोलने में। इतवार के दिन तो पूरा परिवार घर पर ही होगा ना, तो दरवाजा खोलने में इतना जोर क्यों पड़ रहा है सबको? अरे नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। जोर क्यों पड़ेगा? आइए आइए। स्नेहा बुआ जी को लाकर बैठक में बिठाती है। जाइए, आपकी बड़ी बुआ आई हैं, जाकर उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करिए। अरे पागल हो गई हो क्या? बुआ जी को मैं क्यों चाय नाश्ता देने लगा? तुम जाओ, जाकर चाय नाश्ता बनाओ। क्या कहेंगी बुआ जी कि 2-2 बहुओं के घर में होते हुए मेहमानों को चाय नाश्ता मैं दे रहा हूँ? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। चाय नाश्ता तो तुम ही दोगे। क्या कहा था तुमने कि संडे के दिन हमारी छुट्टी है, तो भाई छुट्टी वाले दिन तुम्हारे घर में मेहमान आए या बारात आए, हमारा उन सब से कोई मतलब नहीं है। हैरान परेशान होकर विनेश छोटे भाई विशेष के पास जाता है। अरे भैया, ये ईशानी तो कह रही है कि ये बुआ जी के लिए चाय नाश्ता नहीं लगाएगी। अरे तो तुम्हारी भाभी कौन सा कम है? मैं भी तो तुझे यही बताने आया था कि आप क्या करें। करना क्या है भैया, चलिए हम ही चाय बना देते हैं और चाय के साथ बिस्किट नमकीन भी दे देंगे। दोनों भाई मिलकर बुआ जी के लिए चाय बनाते हैं और माँ के हाथों चाय बैठक में भिजवा देते हैं। अरे बिल्कुल तमीज ही भूल गई है तुम्हारी बहुएं। मैं रोज आती हूँ क्या? 6 महीने में तुम्हारे घर आई हूँ, ये नहीं कि चाय के साथ कुछ पकोड़े तलकर खिलाती। ये नमकीन बिस्किट भिजवा दिया कटोरी में रखकर। अच्छा ऐसा कर, अब तो पकोड़े वकड़े रहने दे, खाने की तैयारी करने को बोल दे बहू को। मुझे तो भूख लग रही है, थोड़ी देर में सीधा खाना ही खा लेंगे। अंदर रसोई में इन दोनों से तो कहना ही बेकार है। ऐसा करते हैं, हम ही आटा लगाकर रोटियां बना लेते हैं और सब्जी बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। दोनों भाई बारी बारी से आटा गूंदने की कोशिश करते हैं, लेकिन आटा गूंदना भी एक कला है, ये उन्हें आज ही पता चला था, क्योंकि उनके आटे का तो दलदल बन चुका था। माँ, आज रोटी आप बना दो ना, हम तो आटा ही नहीं गूंद पा रहे हैं। रोटी बनाना तो बहुत दूर की बात है। अरे बेटा, मैंने तो रसोई का काम 10 साल पहले ही छोड़ दिया था, अब मुझसे कहाँ ये काम हो पाता है। वैसे ही ना मेरे जोड़ों में इतना दर्द रहता है। तुमने भी कहाँ ये संडे की छुट्टी वाली मुसीबत मोल ली। चुपचाप जैसा चल रहा था वैसे चलने देते ना। ठीक कह रही हो माँ, अब हो गई गलती, लेकिन आज के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि ये कहावत शायद हमारे घर के लिए ही बनी थी कि जो बोले सो कुंडी भी खोले। उस दिन तो बुआ जी को किसी तरह कच्चा पक्का बनाकर तीनों माँ बेटा काम चला लेते हैं, लेकिन आगे से कान पकड़ लेते हैं कि 7 दिन के खाने के मामले में उन्हें बीच में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये है कहानी घर घर की।